दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज लगभग इस समय 10 मई को, जब समय लगभग 2:46 हो रहा है, मैं आपके सामने इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि कल रात भारत ने एक बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 6 एयरपोर्ट्स को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और भी एक दो विषय के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल शाम जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्षों की मीटिंग हुई और उसके कुछ विजुअल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए। उसमें प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, सीडीएस की बॉडी लैंग्वेज और रक्षा मंत्री की बॉडी लैंग्वेज मुस्कुराने की थी। उससे यह अंदाजा लगाया एक बार की को मैंने कि शायद भारत ने आज कार्रवाई नहीं करनी है। और एक रात पहले पाकिस्तान ने जितना बड़ा हमला किया है भारत के ऊपर, भारत की सेनाओं ने उससे बहुत ज्यादा बड़ा हमला पाकिस्तान को हुआ है। और भारत की सरकार और भारत की सेना अपनी कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट है। दूसरा एक संदर्भ यह भी था कि उस बॉडी लैंग्वेज से यह भी लग रहा था कि जानबूझकर इस तरीके के विजुअल्स जारी किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले हम प्रधानमंत्री को बहुत गंभीर मुद्रा में देखते थे, लेकिन कल प्रधानमंत्री मुस्कुराहट के साथ थे। तो उससे यह भी लग रहा था कि यह हो सकता है कि भारत आज रात को फिर पाकिस्तान को सरप्राइज विजिट दे दे। और एक अंदाजा यह था ही कि भारत प्रतीक्षा करेगा अन्य दिनों की तरह कि यदि पाकिस्तान अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाता है तो भारत उससे भी बढ़कर जवाब देगा। कल दिन भर छुटपुट बातें तो होती रही, लेकिन जैसे ही सूरज ढला पाकिस्तान ने भारत के ऊपर गोलाबारी तेज कर दी और पाकिस्तान ने एक बार फिर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। शुरुआत में जो ड्रोन्स आए उसमें शायद विस्फोटक नहीं था और वो जासूसी के इरादे से आए थे, लेकिन उन सारे ड्रोन्स को भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ऐसा भी शंका व्यक्त करी गई कि पाकिस्तान की सेना इन ड्रोन्स के माध्यम से भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है कंप्लीट, उसके बीच में कोई गैप ढूंढ रही है कि जहां पर वो पाकिस्तान के जो अटैक वॉरियर्स होंगे उनको कैच नहीं कर पाएगा। लेकिन जितने भी ड्रोन्स आए उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उन सबको निशाना बना दिया भारत ने। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी पाकिस्तान ने अपने हमले तेज कर दिए। फिर रात लगभग 11:50 पर भारत ने अपनी कार्रवाई काफी तेज कर दी। हालांकि भारत ने प्रेस ब्रीफ दे दिया, वो सब बता दिया है। लगभग 1:30 बजे भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया और 3 बजे के लगभग भारत की वायुसेना ने जोरदार तरीके से पाकिस्तान के सैन्य बेसेस को ठिकाना बनाया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के चकलाला, रहीमपुर, सुक्कुर, मुरीद, रहीम यार खान और चुनीन, इनके एयरबेस को भारत की वायुसेना ने ठिकाना बनाया। ये आम एयरपोर्ट नहीं है, ये सैन्य ठिकाने हैं। यहां पर मैंने खुद वो वीडियो देखे हैं कि भारत की सेना का हमला इतना बड़ा था कि इन सैन्य अड्डों की एयर स्ट्रिप्स पर 45 फीट गहरे तक गड्ढे हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना बड़ा होगा। 45 फीट गड्ढा, 45 फीट गड्ढा खोदने के लिए कोई छोटा मोटा बम भी 45 फीट गड्ढा नहीं कर सकता। तो हमले इतने भयानक थे।
और इन 6 एयरपोर्ट्स पर खड़े हुए जहाजों को भी बहुत नुकसान पहुंचा। वहां कुछ और एयरफोर्स के हथियार रखे हुए थे, उनको भी भारी नुकसान पहुंचा। जो विमान थे उसमें से अनेक विमान ऐसे थे जो कार्गो विमान थे और रसद के लिए या हथियारों की सप्लाई के लिए, हथियारों को खेप पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ वो प्लेन भी हमले का शिकार हुए जो भारत पर आक्रमण के लिए यूज किए जा सकते थे, और कुछ वो प्लेन भी शिकार हुए जो पाकिस्तान के आसमान की सुरक्षा के लिए इन एयरपोर्ट पर खड़े थे। हालांकि ये कितने प्लेन क्षतिग्रस्त हुए इस बात की कोई औपचारिक रूप से सूचना नहीं है, इसलिए मैं आपको संख्या नहीं बता सकता, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। इसके अलावा सियालकोट के सन ठिकाने पर रात बहुत बड़ा हमला करा भारत की वायुसेना ने और भारी नुकसान पहुंचाया। यदि मैं ये कह दूं कि सियालकोट के उस सैन्य ठिकाने को पूरी तरह बर्बाद कर दिया भारत की वायुसेना ने, तो उसमें कोई शक नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके अलावा पसरूर में राडार सिस्टम को उड़ा दिया। ये रात के लिए चेतावनी है पाकिस्तान को। जिस दिन लाहौर पर भारत ने हमला करा था, आप याद करिए, सुबह को लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया गया था और आज उड़ाया गया है पसरूर का एयर डिफेंस सिस्टम। लगता है कि मिलिट्री दृष्टिकोण से ये कोई इंपॉर्टेंट जगह है और हो सकता है कि भारत की वायुसेनाओं ने अपना अगला टारगेट लॉक कर दिया। तो फिलहाल बाकी युद्ध से संबंधित तमाम सूचनाएं आपने न्यूज चैनलों पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। अभी जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, उससे लगभग 1 घंटा पहले भी जैसलमेर में एक बड़ी मिसाइल गिरी है और मेरी सूचना के मुताबिक राजस्थान से गुजरती हुई भारत पाकिस्तान की सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरीके से आमने सामने हैं और बहुत भारी गोलाबारी हो रही है। दोस्तों, यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के हमले में भारत को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के हमले में भी भारत को नुकसान पहुंचा है। भारत के आदमपुर, भुज और पठानकोट एयरपोर्ट को भी कुछ नुकसान पहुंचा है। लेकिन आपको यह बात जानकर बहुत खुशी होगी कि यह नुकसान इतना नहीं है कि भारत की वायुसेना पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए अपने पठानकोट, आदमपुर और भुज के एयरबेस का इस्तेमाल ना कर सके, जबकि भारत ने जो पाकिस्तान के 6 एयरपोर्ट रात तबाह किए हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से लेकर सुबह करीब 7 बजे तक के ये हमले हुए, ये स्वाहा हो गए हैं, तबाह हो गए। और पाकिस्तान की सेना वर्तमान पोजीशन में, पाकिस्तान की वायुसेना इन एयरपोर्ट्स का, इन अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल भारत पर पाकिस्तान की वायुसेना आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। भारत को कुछ और भी नुकसान पहुंचा है, कुछ सिविलियंस का नुकसान हुआ है। जम्मू में एक सिविल अधिकारी की भी नियुक्ति का भी आज बलिदान हुआ है। एक अस्पताल पे भी पाकिस्तान की मिसाइल गिरी है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती करी है कल रात और सुबह के युद्ध में। आपने सुबह न्यूज में देखा होगा, पलवल और सिरसा में कुछ मिसाइलों के टुकड़े मिले। अभी यह नहीं पता कि पलवल और सिरसा में जो टुकड़े मिले हैं वो एक ही मिसाइल है या अलग अलग मिसाइल है। फिलहाल यह कंफर्म हो गया है कि यह शाहीन मिसाइल था और शायद दूसरा टुकड़ा के बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन फतेह मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। यह भी कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाकर ये मिसाइलें दागी थी। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती करी है।
यदि भारत की राजधानी को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है तो भारत पाकिस्तान की राजधानी सहित पाकिस्तान के किसी भी शहर को अब निशाना बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने स्वतंत्र है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की राजधानी को निशाना बनाकर अपने मिसाइल दागी। वो तो अच्छी बात यह थी कि भारत ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया। मैं आपको फिर यह बता दूं कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इजराइल के पास भी अपना आयरन डोम सिस्टम है, और जब हूथी, हमास, हिजबुल्लाह हमले कर रहे थे 97 to 99% रिजल्ट था उनका हमला रोकने के बारे में। लेकिन अभी तक भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने 100% रिजल्ट दिया है। रात पाकिस्तान की सेना ने जब भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद जो भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान पर अपना हमला किया वो बहुत घातक था। लाहौर के हालात ये थे कि सुबह की अजान देने के लिए मस्जिदों में इमाम नहीं थे और वो बंकरों में जाके छिप गए थे। लाहौर के लोग भारत के बमबारी से ही सोकर उठे और उन्हें पता लगा कि दिन निकलने वाला है। इतना भयानक था भारत की वायुसेना का हमला। और मैंने लाहौर के वो फोटो देखे हैं, वीडियो देखे हैं कि लोग उठे हैं और लोग चीख रहे हैं। हमला जब दिल्ली की राजधानी पे हुआ, भारत की राजधानी दिल्ली पे हुआ, तो भारत भी पीछे नहीं रहना था। और मैं आपको बता दूं कि आज भारत ने इस्लामाबाद पर भी बमबारी करी है। बमबारी पेशावर में भी करी है, बमबारी रावलपिंडी में भी करी है। बहुत सारे ठिकानों पर पाकिस्तान के भारत ने बमबारी की है। कई मित्रों की शिकायत है कि भारत कुछ कम हमले कर रहा है। भारत की सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें बहुत कम बताया जा रहा है, जबकि उनको अपने सोशल मीडिया से यह पता लग रहा है कि पाकिस्तान के हमले काफी हो रहे हैं। इससे कुछ मित्रों में बेचैनी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जितनी ताकत से और जितने शहरों पर हमला कर रहा है, भारत शहर गिन नहीं रहा। पाकिस्तान तो एक जंगली देश था, विफल देश है, वो सैन्य ठिकानों को टारगेट बना रहा है। लेकिन भारत अभी भी सैन्य ठिकाना, भारत वो नागरिक ठिकानों को हमला बना रहा है पाकिस्तान, लेकिन भारत नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा है और निशाना बनाएगा भी नहीं। भारत पाकिस्तान की वायु क्षमता को क्षीण कर रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, आपको पता है क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। पाकिस्तान में जो कुछ चलता है पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की चलती है। भले ही वहां पर औपचारिक रूप से परमाणु शक्ति को इस्तेमाल करने वाला बटन किसी के भी हाथ में हो, लेकिन वह कब प्रयोग होगा, कहां प्रयोग होगा और किस पर प्रयोग होगा, यह पाकिस्तान का की सेना ही तय करेगी। और यदि वो किसी गैर सैनिक के हाथ में भी है, चाहे वो पाकिस्तान का पीएम हो या राष्ट्रपति हो या कोई और भी हो, तो पाकिस्तान की सेना उसको जाएगी और कॉलर पकड़ के खींच लाएगी और बटन दबा देगी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन भारत का पूरा यह है, क्योंकि भारत में, पाकिस्तान में एक गैर जिम्मेदार सरकार है, एक गैर जिम्मेदार मिलिट्री है वहां की, तो पाकिस्तान की परमाणु वायु क्षमता को पूरी तरह समाप्त करने का पहला प्रयास कर रहा है भारत, ताकि पाकिस्तान की वायुसेना भारत पर बड़े हमले करने में सफल ना हो सके। भारत के अभी तक जो टारगेट्स है वो दो ही है, एक सीमा पर सुरक्षा करना,
सीमा पर पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ना। आपने समाचार तो सुना होगा कि भारत को बहुत सारे सैनिकों को, अपने नागरिकों को पीछे हटाना पड़ रहा है। भारत सरकार आपको ये बताएगी नहीं कि पाकिस्तान को भी अपने नागरिकों को पीछे हटाना पड़ रहा है। भारत की सेना आगे बढ़कर गोलीबारी कर रही है। तो ये आपके लिए खुद ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि जिस तरीके से भारत ने एलओसी के पास अपने नागरिकों को पीछे हटाया है, ठिकानों में पहुंचाया है, इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी एलओसी से लगते हुए तमाम गांवों के लोगों को पीछे हटाया होगा। और लाहौर का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जब भारत की वायुसेना ने हमले करे और वहां पर सायरन बजे, तो वहां की मस्जिदों के इमाम भी बंकरों में छुप गए थे। लाहौर में सायरन बज रहे थे। लाहौर में अनाउंस किया जा रहा था मिलिट्री के जीपों से कि लोग तत्काल उठे, भारत का हवाई हमला होने वाला है, और तत्काल बंकरों की ओर भागे। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि भारत के हमलों में कहीं कमजोरी है। हाँ, भारत की सरकार बढ़ा चढ़ाकर दावे करने के लिए बात ही छोड़ दो, जितना कर रही है उतना भी शायद कुछ कारणों से बताना नहीं चाहती। इस मजबूरी को हमें और आपको सबको समझना होगा। लेकिन आप निश्चित समझिए कि भारत की सेना और भारत की सरकार आपकी उम्मीदों से ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। युद्ध के बारे में बहुत सारे हाल आपने सुन लिए होंगे, मैं और बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि सियालकोट का सैन्य ठिकाना नष्ट हो गया पूरी तरीके से, पसूर का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया है, इस्लामाबाद में बमबारी हुई है, पेशावर में बमबारी हुई है, रावलपिंडी में बमबारी हुई है, लाहौर में बमबारी हुई है, इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर बमबारी हुई है। मैं कुछ और आपको 2-3 बातें बता रहा हूं। आज एक बात भारत के खिलाफ गई। पाकिस्तान को आईएमएफ ने 8,300 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया है। इस लोन में अमेरिका का दोगला चेहरा भी सामने आ गया, क्योंकि अमेरिका के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को ऋण दिए जाने के पक्ष में मतदान किया। सबको पता है कि ये 8,300 करोड़ रुपया भारत के खिलाफ आतंकवादियों को ट्रेन करने में, आतंकवादियों को हथियार देने में, आतंकवादियों के मदरसे स्थापित करने में और पाकिस्तान की सेना को हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका पाकिस्तान की जनता के विकास पर खर्च किए जाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग दी और पाकिस्तान को 8,300 करोड़ रुपए और मिल जाएंगे। यदि मैं कड़वे शब्दों में कहूं तो आप ये समझिए कि भारत पर हमला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 8,300 करोड़ रुपए और दे दिया। हालांकि मैं आपको एक खुशी की बात बता दूं कि कम से कम 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान रात 1:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। और सुन ले आईएमएफ, यदि और कोई किश्त पाकिस्तान को सैंक्शन करेगा तो तेरी किश्त आने से पहले भारत की वायुसेना पाकिस्तान को उतना ही नुकसान पहुंचा देगी कि पाकिस्तान मरम्मतों में, रिपेयर में ही उस पैसे को खर्च करता रह जाएगा। तो फिलहाल लेकिन यह चीज भारत के खिलाफ गई तो गई। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त करी थी कि आपने F-16 का इस्तेमाल क्यों किया भारत के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो F-16 का एग्रीमेंट है उसमें एक क्लॉज ये है कि पाकिस्तान इस F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकता। जैसे ये सूचना आई कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, सूचना यह भी आई कि पाकिस्तान का एक F-16 गिरा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह जा रहा है भारत से भी बात करें और निवेदन किया कि F-16 को मारे जाने की बात भारत सरकार ना कहे। मुझे नहीं पता कि वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन भारत सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। हालांकि यह बात कंफर्म है कि एक F-16 मार गिराया गया। पाकिस्तान ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उसका एक F-16 गिराया गया।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को चेतावनी दी कि यदि अब फिर F-16 का इस्तेमाल होता है तो एग्रीमेंट की क्लॉज के अनुसार अमेरिका पाकिस्तान से F-16 की खेप छीनने का अधिकार रखता है। और दूसरी बात, अमेरिका अपने यहाँ बैठे बैठे उसकी मास्टर की से, जिसे शायद सिक्योरिटी कोड भी कहते हैं, उस सिक्योरिटी कोड से राफेल को जाम कर सकता है और पाकिस्तान उनको हवा में नहीं उड़ा सकता। हाँ, पाकिस्तान अपने एयर स्पेस में F-16 को उड़ा सकता है। उसमें इस बात पे भी कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ पे कहा कि आप अपनी सेनाओं को पीछे हटाओ। शहबाज शरीफ ने वादा किया कि वो इस बारे में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आतंकवादी आसिम मुनीर से बात करेंगे। कहते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की इसके बाद बैठक हुई, लेकिन आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया और आसिम मुनीर ने यह कह दिया, युद्ध कब रोकना है, युद्ध कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, इस बात को तय करने का अधिकार सिविल सरकार को नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सिविल सरकार को इन बातों का कोई सेंस ही नहीं है। और इस आतंकवादी सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने कहा कि यह अधिकार पाकिस्तान की सेना रिजर्व रखती है और हम खुद तय करेंगे कब रोकना है, कब नहीं रोकना, आप हमसे कहने का कोई अधिकार नहीं रखते। और शहबाज शरीफ ने यह बात अमेरिका को कन्वे कर दी है कि आसिम मुनीर से मेरी बात हुई है, लेकिन वो अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। कल पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान मदरसों के बच्चों को अपनी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मानता है और वो इस युद्ध में किसी भी स्टेज पर मदरसों के बच्चों का इस्तेमाल कर सकता है। अभी भी पाकिस्तान की वायुसेना नागरिक विमानों का उपयोग कर रही है भारत के वायुसेना के हमलों को निष्प्रभावी करने के लिए या उनको डिले करने के लिए। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह कहना कि मदरसों के बच्चे पाकिस्तान के लाइन ऑफ डिफेंस हैं, ये भारत के उन राजनीतिक ताकतों को बयान जरूर सुनना चाहिए, बहुत चेतावनी के साथ, और आम नागरिकों को भी बहुत चेतावनी के साथ इस बयान को सुनना चाहिए, जो भारत की वर्तमान सरकारों द्वारा मदरसों की देखभाल करना चाहते हैं, देखरेख करना चाहते हैं कि वहां क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है। जो मित्र ये कह रहे हैं कि भारत का एक्शन कमजोर है, उन्हें पाकिस्तान की संसद में हो रही गतिविधियों का ध्यान देना चाहिए। वह एक सांसद कह रहा शहबाज शरीफ से कि तुम डरपोक हो, तुम मोदी का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, तुम मोदी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हालांकि पाकिस्तान के कुछ खबरों ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान में बैक चैनल से कोई बातचीत हुई है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने उसका खंडन कर दिया। भारत की ओर से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कही है। इससे अगली महत्वपूर्ण बात सुनिए कि जब शहबाज शरीफ ने अमेरिका को यह कन्वे कर दिया कि मुनीर से मैंने आपकी मंशा से अवगत करा दिया, लेकिन आसिम मुनीर ने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत नहीं करी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं करी। उनको लग गया ये कठपुतली है। भारत में भी एक कठपुतली प्रधानमंत्री रही है, आप लोगों को पता होगा, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा समोस का। तो उनको भी लग गया कि ये विदेश मंत्री ये और ये प्रधानमंत्री कठपुतली हैं। उन्होंने सीधे आसिम मुनीर को फोन लगाया और उनसे कहा कि आप सेना को पीछे हटाओ, तनाव घटाओ। लेकिन उनके मध्य में और क्या बात हुई इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, और मैं आपसे कहूँगा इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना भी मत। और दूसरी बात,
यह सोचकर निराश मत होना कि पाकिस्तान, अमेरिका ने दोगला गेम खेला है, IMF में पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग कराया तो पाकिस्तान की मदद कर सकता है और भारत को कमजोर हो सकता है। भारत यदि पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है तो किसी और के कंधे पर बैठकर नहीं कर रहा। भारत अपने कंधे से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। अमेरिका दोगलापन करे तो करे, वो भारत को कमजोर नहीं कर सकता। मित्रों, इस बात को भी आप निश्चित होकर समझ लो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल ये थी महत्वपूर्ण बातें। युद्ध अभी भी जारी है और अब से कुछ देर पहले आज फिर प्रधानमंत्री, CDS, तीनों सेनाध्यक्ष और रक्षा मंत्री की बैठक संपन्न हो गई है। मुझे लगता है कि वही हुआ होगा कि उन्होंने अब तक की कार्रवाई से अवगत कराया होगा। आगे किस परिस्थिति में क्या निर्णय करना है, इस बारे में क्या फैसला करना है, इन वक्त पर यह बात हुई होगी। आप विश्वास रखें भारत की सरकार पर, विश्वास रखें आप भारत की सेनाओं पर। किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। युद्ध ने अगला चरण प्राप्त कर लिया है। बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग होना शुरू हो गया है। भारत के पास भी पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें हैं जिनकी जद में पाकिस्तान ही नहीं और भी बहुत कुछ। और अब जब भारत की राजधानी दिल्ली को निशाना एक बार बना ही लिया है पाकिस्तान ने, तो भारत स्वतंत्र है। और दोस्तों, यदि आपको कोई बड़ी खबर भी सुनने को मिल जाए तो आश्चर्य मत करना। हालांकि बड़ी खबर मिलेगी, मैं इस बात का आपको वादा नहीं कर रहा। फिलहाल यही कह रहा हूं कि आप और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के साथ सहयोग करें। जैसे राजस्थान के क्षेत्र हैं, जम्मू के क्षेत्र हैं, गुजरात के इलाके हैं। जिस वक्त सरकार कह रही है ब्लैकआउट करना है, उस वक्त आप लोग ब्लैकआउट कर दीजिए। सरकार कह रही है बहुत जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकलो, वरना घर में रहो, तो आप लोग घर में रहिए। जिसको ऑफिस जाना है, ऑफिस खुला है तो सिर्फ वो ऑफिस जाए और आए। लेकिन यदि ऑफिस बंद है तो आपको गलियों पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर जाकर पंचायत करने की जरूरत नहीं है। आपके इन पंचायतों से सेना डिस्टर्ब होती है, भारत की एजेंसियों को परेशानी खड़ी होती है, दुश्मन को कुछ संकेत मिल जाते हैं। तो आपसे ये कहूँगा कि आप कम से कम इतना सहयोग करें कि जहाँ पर भी ब्लैकआउट किया जा रहा है, जहाँ तक कभी मूवमेंट को रोका भी जा रहा है या कोई और दिशा निर्देश आपको दिया जा रहा है, उसका पालन करें। खास तौर से मैं ये बात पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू के लोगों से कह रहा हूँ। कश्मीर के मुस्लिम बहुल एरिया को बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आज कुछ हमले की खबरें वहाँ आई थी, लेकिन पाकिस्तान उन एरियो पर आमतौर पर हमले नहीं करता है और अभी भी पाकिस्तान द्वारा वहाँ बहुत हमले किए जाने की सूचना नहीं है। दिल्ली वालों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली वालों को एक खास आदत है कि जरा सी छुट्टी हुई, चलो कहीं घूम आए, चलो कहीं बात करिए आए, चलो कहीं खाना खाइए आए, घर में बैठिए, क्योंकि दिल्ली को भी निशाना बनाने का प्रयास हुआ है। और यदि दिल्ली के अंदर भी सरकार आपको कोई गाइडलाइन देती है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उन गाइडलाइन का पालन करिए। यदि किसी और स्टेट में भी ऐसी स्थिति आती है तो आपसे भी कहूँगा कि आप लोग उन गाइडलाइनों का पालन करें। फिलहाल और जो छोटी मोटी खबरें आ रही हैं वो आप लोग न्यूज़ चैनल पर सुन रहे होंगे। पर्दे के पीछे जो बात होगी या युद्ध का स्तर क्या है, हमारे लिए अब क्या चिंताएं हैं और क्या हम चिंताएं जो कर रहे हैं वो वास्तव में चिंता का कारण नहीं है, ये बताने के लिए मैं आपके पास आता हूं। क्योंकि आप ये समझ लें, सरकार सब कुछ नहीं करेगी और ऐसा भी नहीं है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन फिर भी मैं जब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स को जाकर देखता हूं तो ऐसा लगता है कि काफी मित्र उम्मीद से ज्यादा चिंतित है। चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखिए सरकार पर, भरोसा रखिए सेना पर। आपकी सेना दुश्मन को उसके द्वारा किए गए हिमाकतों से ज्यादा बड़ा जवाब दे रही है और जवाब देती रहेगी। आप बस सरकार के निर्देशों का पालन करके सहयोग करते रहिए। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं और आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं,
जाना कहीं नहीं है। फिलहाल जब तक ये घटनाक्रम चलता रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर या यदि युद्ध डिक्लेयर होता है, युद्ध होता है, तो आप तक ये विश्लेषण लेकर आपके पास आता रहूंगा, आपकी चिंताओं से का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। और ये चिंता वाजिब है तो निश्चित रूप से आपकी चिंताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का भी प्रयास करता रहूंगा। देखते रहिए मेरा चैनल चर्चा का विषय। और फिर कहूँगा, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।